मेरा नाम शीतल है और हर लड़की की तरह ही मेरे भी कुछ सपने थे, लेकिन मुझे सपने देखने पे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी जो मैं सारी जिंदगी भूल नहीं सकती। मुझे विश्वास नहीं आता कि कोई किसी के साथ ऐसा भी कर सकता है जो मेरे साथ हुआ। मैं तो सिर्फ 7 साल की थी, मगर मुझ पर किसी ने दया नहीं की और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। काश मेरी माँ मुझे बचा लेती तो मेरे साथ यह सब कुछ ना होता, जिसे सुनकर लोगों की आत्मा भी कांप उठे। मेरा संबंध एक ऐसे घराने से था जहाँ सिर्फ और सिर्फ गरीबी का राज था। हम 5 बहन भाई थे। पापा किसी की दुकान पर काम करते थे और माँ किसी के घर में काम करने जाया करती थी। मैं तो उस वक्त बहुत छोटी सी थी, लगभग 7-8 साल की, इसलिए मुझे बिल्कुल एक धुंधली सपने की तरह अपनी जिंदगी याद है। मेरी एक बहन भाई मुझसे बड़े थे और एक भाई बहन छोटे। घर में खाने पीने की भी इस कदर तंगी थी कि मुश्किल से एक एक या फिर कभी कभी आधी रोटी ही मिल पाती थी। हम दूसरे बच्चों की तरह ही स्कूल भी नहीं जाते थे। पैसे लेकर चीज खाना तो दूर की बात थी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक बार हमारे गांव में मेला लगा था जिसमें जाने की जिद हम बहन भाई कर रहे थे। हमारे पापा ने हमें सख्ती से जाने से मना कर दिया था, लेकिन हम नहीं माने और अपनी माँ के साथ मेले में चले गए, क्योंकि माँ का दिल हम सबको रोते हुए देखकर पिघल गया था। ना जाने वो कौन सा दिन था, लेकिन वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था जब मैं अपनी माँ और बाकी 4 बहन भाइयों के साथ मेले में चली गई। लोगों की इतनी भीड़ देखकर मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने अपनी बड़ी बहन की उंगली पकड़ रखी थी। मेले में तरह तरह के झूले और खाने पीने की चीजें देखकर हमारा दिल ललचा रहा था, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम कोई चीज खरीद सकते हैं। मेरी बहन कहने लगी कि माँ मुझे झूला झूलना है, तो मैं भी कहने लगी माँ मुझे रबड़ी खानी है। तो मेरी माँ गुस्से से कहने लगी मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तुम लोगों को बस मेला घुमाने ले आई हूँ। मेले की रौनक देखो और जल्दी चलो, घर चलते हैं। अचानक से मेले में लोगों की भगदड़ मच गई। माँ हमें लेकर एक साइड पर खड़ी हो गई, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। और फिर माँ ने अचानक कहा चलो जल्दी घर चलो, वरना हम यहाँ फंस जाएंगे। यह कहकर माँ दोनों बहन भाई को लेकर आगे आगे चलने लगी। मैं छोटी थी। अचानक मेरा पैर किसी चीज में अटक गया और मैं वहीं पर गिर गई। मेरा हाथ मेरी बहन के हाथ से छूट गया था, लेकिन कोई भी मेले रुका नहीं था। मैं माँ को आवाजें देती रही, लेकिन मेले के शोर शराबे में मेरी आवाज कहीं खो गई थी। माँ, मेरी बहन भाई मेरी नजरों से सब ओझल हो गए थे और मैं लोगों की ठोकरों से बचती हुई एक तरफ खड़ी होकर रोने लगी। मैंने माँ को बहुत आवाजें दी और उन्हें इधर उधर ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे ना तो कहीं माँ नजर आई, ना ही मेरी बहन, ना ही भाई। मैं बहुत तेज तेज रो रही थी कि थोड़ी देर बाद एक औरत मेरे पास आई और पूछने लगी यहाँ खड़ी क्यों रो रही हो। मैंने कहा कि मेरी माँ पता नहीं कहाँ खो गई है। तो वो औरत कहने लगी कि परेशान मत हो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले चलती हूँ। मैंने ये बात सुनी तो रोना बंद कर दिया और उनके साथ चल पड़ी। वो औरत मुझे गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले जाकर कहने लगी अभी तो रात हो चुकी है, मैं सुबह तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाऊंगी। फिर उसने मुझे खाना दिया और दूध गिलास भी। मैं खुश हो गई और मैंने खाना खाकर दूध भी पिया और वहीं लेटकर सो गई। जब सुबह हुई तो उसने मुझे अच्छा सा नाश्ता भी करवाया। कहने लगी कि ये कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, फिर हम चलते हैं। नए कपड़े देखकर मेरा दिल ललचा गया था। मैंने जल्दी से कपड़े बदल लिए। उसके बाद उस औरत से कहा कि आंटी चलो, मुझे माँ के पास ले चलो। तो वो कहने लगी मैंने तुम्हारी माँ को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वहाँ मुझे कहीं नहीं मिली, इसलिए जब तक तुम्हारी माँ की कोई खबर नहीं मिलती तो मेरे पास ही रह लो। मैं ये सुनकर चुप हो गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तो वो कहने लगी कि मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखूंगी, तुम्हें किसी चीज़ की कोई भी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। जब तुम्हारी माँ मिल जाएगी तो फिर तुम उनके पास चली जाना। उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा और मुझे खेलने के लिए खिलौने भी दिए। इस तरह मैं आंटी के पास ही रहने लगी। मुझे वहाँ पर कुछ दिन ही गुजरे थे कि एक दिन एक अंकल आंटी वहाँ पर आ गए, मुझे अपने साथ ले गए। उन्होंने कहा हम आपकी माँ से मिले थे, मगर आपकी माँ ने आपको रखने से मना कर दिया है। वो कहती हैं कि मेरे पास पहले से ही बहुत बच्चे हैं, मैं शीतल का बोझ नहीं उठा सकती, इसलिए अब आप हमारे साथ ही रहोगी। मैं तो बहुत छोटी सी थी, मुझे इन बातों की समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने रोना शुरू कर दिया। तो अंकल ने मुझे डांट कर चुप करवा दिया। अब मैं उनके साथ उनके घर चली गई। उनका घर भी किसी गांव में हमारे घर के जैसा ही था, लेकिन उनके घर में कोई बच्चा नहीं था।
मैं अकेली थी, इसलिए मुझे भरपेट खाने को तो मिलता था, लेकिन प्यार नहीं मिलता था। पहले पहल तो मुझे माँ पापा की और अपने बहन भाइयों की बहुत याद आती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं उनके भूलने लगी और नए माँ बाप के पास ही मेरा दिल लग गया। मेरे पापा शहर से कपड़े लाकर गांव की दुकान पर बेचते थे और माँ घर में बच्चों के कपड़े बेचा करती थी। गांव की बहुत सी औरतें कपड़े लेने के लिए हमारे घर आई थीं। माँ ने उनको बताया था कि ये शीतल है और हमारी बेटी है, हमने इसको अनाथ आश्रम से गोद लिया है। ये सुनकर सब औरतें मेरी माँ की तारीफ करती और मैं हैरान हो जाती कि मुझे तो किसी भी अनाथ आश्रम से नहीं लाया गया था, बल्कि मैं तो मेले में गुम हो गई थी। और फिर मुझे मेरी माँ की फिर से याद आ जाती, जिसने मुझे अपने पास रखने से मना कर दिया था। इसलिए अब मैं अपनी सगी माँ से नफरत करने लगी थी। मेरे नए मम्मी पापा ने मुझे स्कूल में दाखिल करवा दिया। हमारा गांव छोटा सा था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ स्कूल बना हुआ था। मैं भी वही पढ़ने लगी। मम्मी सारा दिन घर के काम और कपड़े बेचने में बिजी रहती। पापा को अपने कामों से फुर्सत नहीं थी। पता नहीं मुझे ये लोग क्यों अपने साथ अपने घर लाए थे। वो तो मुझसे कोई खास मतलब नहीं रखते थे, दोनों अपने अपने कामों में बिजी रहते थे। वो मुझे अपनी बेटी बनाकर ले तो आए थे, लेकिन बेटी वाला प्यार नहीं देते थे। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो मुझे पता चला इन लोगों की शादी को 14 साल गुजर गए थे। इसके बावजूद इनकी यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी, इसलिए यहाँ मुझे अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले आए थे। इसी तरह समय गुजरता गया। मुझे बेटी बनाकर लाने वाले अपना बिजी ज़िंदगी में मुझे टाइम भी नहीं देते थे। मैं भी अपनी पढ़ाई और थोड़ा बहुत घर के कामों में बिजी रहने लगी थी। मेरे पापा गुस्से के बहुत तेज़ थे और मम्मी को छोटी छोटी बातों पर डांट देते थे, लेकिन मुझे कम ही डांट पड़ा करती थी। हाँ, पापा का सारा गुस्सा माँ पर ही निकलता था और मम्मी अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकालती थी। वो मुझे मारती तो नहीं थी, लेकिन अपनी बातों से मेरा दिल जरूर जलाती थी। मैं ये सोचती थी कि अगर इन लोगों को औलाद की ज़रूरत ही नहीं थी तो फिर ये मुझे यहाँ क्यों लाए, या शायद लोगों की बातों से बचने के लिए। खैर, मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलते थे। ऐसे ही समय गुजरता गया और मैं जवान हो गई। मैंने 10वीं की क्लास तक पढ़ाई कर ली थी। मैं पढ़ने में बहुत तेज़ थी। मैंने पापा से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए मुझे शहर भेज दे। लेकिन पापा कहने लगे, हमारे घर में बेटियाँ इतना ज़्यादा नहीं पढ़ती, इसलिए मैं तुम्हें आगे नहीं पढ़ा सकता। मैं खामोश हो गई और मम्मी पापा से कम बात करने लगी। जब कुछ दिन बाद पापा ने महसूस किया कि मैं उदास रहने लगी हूँ, तो वो मेरी उदासी की वजह जान गए। वो समझ गए कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। इस बात का मेरे ऊपर इतना असर हुआ था कि मेरी सेहत भी खराब रहने लगी थी, क्योंकि मैंने खाना पीना भी कम कर दिया था और किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं लेती थी। तो पापा ने मुझे इस शर्त पर शहर भेजने का फैसला किया कि मैं कभी भी उनका विश्वास नहीं तोड़ूंगी। मैंने पापा से वादा कर लिया, तो उन्होंने मुझे शहर में उसी आंटी के पास भेज दिया जिसके पास से वह मुझे अपने घर लेकर आए थे। आंटी अब पहले से बूढ़ी हो गई थी, लेकिन अभी तक वो अकेली ही रहती थी। उनके कामकाज करने के लिए घर में नौकर मौजूद थे। वो 24 घंटे घर पर बस अकेली ही रहती थी। वहाँ रहने के कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि आंटी अपना एक मैरिज ब्यूरो चलाती हैं और जिन बे औलाद शादीशुदा को जोड़ों को बच्चों को ज़रूरत होती है, उन्हें कहीं ना कहीं से बच्चे दे देती हैं। मुझे हैरत होती थी कि यह बच्चे उनके पास आते कहाँ से थे, और मैंने एक बार अपने मन में मचलता हुआ सवाल आंटी से पूछ ही लिया। मेरे सवाल पर आंटी पहले थोड़ा हड़बड़ा गई, फिर कहने लगी, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते वो अनाथ होते हैं, तो ऐसे बच्चे कुछ लोग मेरे पास पहुँचा देते हैं, या फिर आजकल का ज़माना ख़राब है, लड़कियाँ शादी से पहले ही माँ बन जाती हैं, तो वो अपने बच्चे को पहले ही जन्म देने से पहले ही मार देती हैं। लेकिन मुझे पता चल जाता है तो मैं उन्हें समझाती हूँ कि 9 महीने तक तुम इस बच्चे को रखो, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। 9 महीने बाद जैसे ही बच्चे को जन्म दोगी, वह बच्चा मुझे दे देना। बदले में मैं बच्चे की माँ को कुछ पैसे भी दे देती हूँ। इस तरह बच्चों की ज़िंदगी भी बच जाती है और बे औलाद जोड़ों का भी भला हो जाता है। आंटी की ये बातें सुनकर मुझे अच्छा लगा था कि आंटी इतना अच्छा काम करती हैं। उन्होंने घर में ही एक कमरे को अपना ऑफिस बना रखा था। मैंने उनसे कहा कि पढ़ाई के साथ साथ मैं आपके कामों में भी आपकी मदद कर सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे अपने साथ हिसाब किताब के लिए रख लिया, क्योंकि मेरी इंग्लिश भी बहुत अच्छी थी और मैं हिसाब किताब में भी बहुत होशियार थी। अब धीरे धीरे मैं उनका काम देखने लगी। कॉलेज से जब वापस घर आती तो मैं उनके ऑफिस में काम देखती और फिर शाम को थोड़ी देर पढ़ने के बाद
उनके साथ बैठकर बातें करती और थोड़ी देर बाद अपने कमरे में चली जाती। यही मेरी रूटीन थी। इसी तरह 1 साल गुजर गया और इस 1 साल में मैं 4-5 साल ही घर गई थी, क्योंकि पापा 2-3 हफ्ते बाद शहर का चक्कर लगाते थे तो मुझसे मिलने आ जाते थे। वो हर महीने कुछ पैसे भी देते थे, लेकिन अब आंटी भी मुझे मेरे काम के पैसे देने लगी थी, इसलिए मैंने पापा से पैसे लेने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि चलो ये पैसे मैं तुम्हारे लिए सेव करके रखता हूँ, आगे तुम्हारे फ्यूचर में काम आएंगे, मैं तुम्हारे लिए बीसी डाल दूंगा। मैं पापा की बात पर खामोश रही। मैं पापा का मतलब समझ गई थी, लेकिन मैं शादी के बारे में नहीं सोचना चाहती थी, क्योंकि अभी मुझे बहुत पढ़ना था। फिर ऐसा हुआ कि कॉलेज में मेरी एक लड़के से दोस्ती हो गई। नोट्स के सिलसिले में उससे मेरी बातचीत होने लगी थी, जो धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, इसे रोज का साथ था और फिर ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। उस लड़के का नाम कुशाल था। कुशाल का संबंध एक अमीर घराने से था। जब उसने मुझे अपने बारे में सब कुछ बताया तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसके घर वाले मुझ जैसी गरीब लड़की को कैसे अपना सकते हैं। कुशाल कहने लगा, मेरे मम्मी पापा पुरानी सोच रखने वाले नहीं हैं, बल्कि उनको इस बात से भी फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि तुम वैसे भी बहुत खूबसूरत और बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की हो। कुशाल की बातों से मुझे कुछ तसल्ली तो हुई, मगर फिर भी दिल में अजीब सा डर सता रहा था। मुझे उसके घर वालों की तरफ से ही डर लगा हुआ था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि असल समस्या तो मेरे घर वालों की तरफ से पैदा होगी। मैं अक्सर रात को भी कुशाल से फ़ोन पर बात करती थी, इसलिए आंटी को मुझ पर शक हो गया था। एक दिन वह मुझसे पूछने लगी कि रात के समय किससे बात करती हो, कहीं कोई लड़का तो नहीं तुम्हारी ज़िंदगी में जिससे तुम्हारी दोस्ती हो गई है। तो मैंने आंटी से कहा कि वो मेरा क्लास फॉलो है और बहुत अच्छा लड़का है, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये सुनकर आंटी मुस्कुराने लगी और कहने लगी, ख्याल रखा, तुम जिस घर की बेटी हो वो लोग शायद तुम्हें इन बातों की परमिशन ना दे। मैंने आंटी से कहा कि कुशाल मुझसे शादी करना चाहता है, तो आंटी ने कहा कि चलो देखते हैं, जो होगा वो तुम्हारे सामने ही आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने दोबारा मुझसे कोई बात नहीं की। मुझे उनके पास रहते हुए 3 साल होने वाले थे और मेरे पेपर भी कुछ ही दिन में शुरू होने वाले थे, इसलिए मैंने ये सब बातें सोचना छोड़ दी थी और अपने पेपर्स की तैयारी में मग्न हो गई। जिस दिन मेरा आखिरी पेपर था, मैं उस दिन पेपर देके घर आई तो आंटी किसी से फ़ोन पे बात करी थी। मैंने उनकी बातें सुनी तो मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि वो किसी से कह रही थी कि शीतल को जिस गांव के मेले से लेकर आई थी, उस गांव में मेरी एक कज़िन भी रहती है, वो शीतल के असली माँ बाप को जानती है। यह सुनकर मैं छुपकर वहीं खड़ी हो गई, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि आंटी आगे क्या बात करेगी। लेकिन जो मैंने सुना उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। आंटी फ़ोन पर किसी से कह रही थी कि शीतल को मैंने अपने जानने वाले एक बेऔलाद जोड़े को बेच दिया था, लेकिन उन्होंने अब तक मुझे मेरे पूरे पैसे नहीं दिए, जबकि वो अब जवान हो चुकी है और अब मेरे पास ही काम करती है। मैं सोच रही हूँ कि वो बहुत ही खूबसूरत और ताज़ा कली है, क्यों ना मैं इसे ऐसे के हाथ बेच दूँ जहाँ मुझे भी फ़ायदा मिल सके। ये सुनने की देर थी कि मैं आंटी के सामने चली गई। वो मुझे देखकर एकदम ही चौंक गई और उन्होंने फ़ोन रख दिया। मैं उनकी तरफ खामोशी से देखे जा रही थी। वो कहने लगी, अगर तुमने मेरी बातें सुन ली है तो ये भी सुन लो, जो मैं कह रही थी वो सब सच है। तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझसे रकम तय की थी, उसका कुछ हिस्सा अभी बाकी है। अब तो मुझे बताओ, मुझे वो रकम मिल जाएगी या मैं खुद किसी तरह वसूल करूं? मैं ये सुनकर वही कुर्सी पर गिर गई। मैंने उनके आगे हाथ जोड़ दिए कि भगवान के लिए आप मेरे साथ कुछ ऐसा ना करना, मैं पूरा पैसा आपको दे दूंगी। फिर दूसरे दिन पापा मुझे लेने आ पहुँचे तो मैंने आंटी के सामने पापा से पूछा कि मुझे कितने पैसों में ख़रीदा था, जो अब तक इनको नहीं दिए। पापा ये सुनकर हैरान हो गए और मेरी तरफ देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मुझे यह सब कैसे पता चला, तो मैंने उन्हें सब बता दिया। पापा ने आंटी से कहा कि मैं आपके सारे पैसे दे चुका हूँ, अब आप किन पैसों की बात कर रही हैं, और ये सब बातें आपको शीतल के सामने करने की क्या ज़रूरत थी? तो आंटी कहने लगी, जो पैसे तुम लोगों ने मुझे दिए थे तब ये उस समय बहुत छोटी सी थी, तब मुझे नहीं पता था कि ये जवानी में इतनी खूबसूरत हो जाएगी। मुझे और पैसे दो, नहीं तो मैं अपने पैसे और तरीके से भी कमा सकती हूँ। मैं ऐसे खड़ी थी जैसे मैं कोई दुकान में पड़ा हुआ सामान हूँ जिसकी बोली लग रही हो। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे पापा भी गुस्से में आ गए, कहने लगे, अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो मैं आपके खिलाफ पुलिस में सब कुछ बता दूंगा।
जो भी काला धंधा आप करती हैं सारा पर्दाफाश कर दूंगा। इतना सुनना था कि आंटी थोड़ी डर गई थी। मैं भी हैरान होकर पापा का मुंह देखने लगी। कौन से काले धंधे की बात कर रहे थे ये लोग? पापा कहने लगे कि मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और अब आपके पास ये नहीं रहेगी। तब आंटी ने गुस्से में आकर कुशाल के बारे में सब बता दिया कि आपकी बेटी तो नए गुल खिला बैठी है। पापा ये सुनकर और भी गुस्से में आ गए और मुझे लेकर गांव चले गए। गांव जाकर मम्मी को सब बता दिया तो मम्मी मुझे मारने लगी और पापा से कहने लगी, मैंने कहा था ना कि किसी पराये का खून कभी अपना नहीं होता। देख लो ये लड़की हमें क्या दिन दिखाना चाहती है। पापा कहने लगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं इसकी शादी कर दूंगा। अगर ये हमें परायापन दिखा सकती है तो मैं भी इसे दिखाऊंगा कि परायापन क्या होता है। आज तक मैंने इसका बाप बनकर इसकी परवरिश की है, लेकिन अब यहाँ भी देखेगी कि मेरी नाक कटने का अंजाम भुगतेगी। ये कहकर पापा ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैं उस दिन बहुत रोई क्योंकि सारी ज़िंदगी मैं अपने सगे माँ बाप को बुरा भला कहती रही और ये सोचती रही कि मेरी माँ जानबूझकर छोड़ गई थी। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि वो बेचारी आज तक मेरे लिए तड़पती होगी। आंटी ने मुझे मेरे से अगवा किया था और फिर पैसे लेकर इन लोगों को बेच दिया था जिन्होंने मेरी कदर ही नहीं की। इससे अच्छा होता कि ये लोग मुझे मार देते, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। पता नहीं मैं किस गांव से थी और मेरे माँ बाप कौन थे। यही सब बातें सोचते हुए मेरे दिमाग फटने लगा था, लेकिन मेरे रोने धोने का किसी पर कोई असर नहीं हुआ और पापा ने ना जाने किससे मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, अपने पापा के हाथ जोड़कर विनती की कि मैं कुशाल से बहुत प्यार करती हूँ और वो बहुत अच्छा लड़का है और मुझे भी वो बहुत प्यार करता है। मेरे साथ ये जोर जबरदस्ती ना कर। लेकिन वो मेरे मुंह से किसी और गैर लड़के का नाम सुनकर तो पुरानी सोच रखने वाले पापा और जोर से दहाड़ उठे थे। उन्होंने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा कि मैं लड़खड़ाकर गिरी। वो कहने लगे, जहाँ तेरी शादी तय हुई है वही तेरी शादी होगी और शादी के बाद तेरा हमसे कोई संबंध नहीं रहेगा। हम पहले भी बे औलाद थे और तुझे उस घर में भेजने के बाद भी बे औलादी की ज़िंदगी गुजार लेंगे। फिर पापा ने जो कहा था उसके अनुसार 1 हफ्ते मेरी शादी कर दी गई। कुशाल का प्यार दिल में दफन करके मैं पंकज की पत्नी बनकर उसके घर आ गई। पंकज का संबंध बहुत गरीब घराने से था। वो अपने माँ बाप का एक लौता बेटा था। उसके बाप का देहांत हो चुका था और उसकी माँ मेरा जीना हराम करने के लिए अब तक जिंदा थी। पंकज उम्र में मुझसे 2 गुना था, देखने में भद्दी शक्ल सूरत का था और मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पता नहीं मेरे पापा ने क्या देखकर मेरी शादी पंकज से कर दी थी। उनकी अपनी सगी बेटी होती तो कभी भी उसके साथ ऐसा ना करते। उन्हें तो ना जाने मुझसे कौन सा बदला लिया था जो मेरी ज़िंदगी नरक बना दी थी। मेरी सास बिल्कुल एक खड़ूस सास थी जो हर वक्त उसके मुख से कुछ ना कुछ ऐसा निकलता रहता जो मेरा दिमाग ख़राब कर देता। शादी के शुरू में तो मैंने समझौता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन पंकज अनपढ़, जाहिल, गंवार और पुरानी सोच का था। अगर मैं अच्छे से तैयार होकर घर में बैठ जाती तो वो मुझ पर शक करने लगता। वो कहता कि किससे मिलने जा रही हो जो इतना तैयार होकर घर में फिर रही हो। शरीफ औरतों के ये लक्षण नहीं होते। उसकी ये बकवास सुनकर मेरा दिल और भी उससे बुरा होता चला गया। फिर तो मैं उसकी शक्ल भी देखना गवारा नहीं करती थी। मैंने उससे बातचीत करना अब बिल्कुल बंद कर दिया था। अब तो धीरे धीरे पंकज ने मुझ पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया था। वो अपनी माँ के भड़काने में आ जाता और मुझे बुरी तरह पीट दिया करता था। एक दिन तो उसने हद कर दी। अपनी माँ के कहने पर पंकज ने मुझे डंडों से पीटा था। मेरे अंदर गुस्सा और नफरत की आग भड़क उठी थी। मैंने गुस्से के मारे पंकज के हाथ से डंडा छीन लिया और जाकर अपनी सास के पास खड़ी हो गई। मैंने डंडा उठाते हुए कहा कि अगर मुझसे आज के बाद पंगा लिया तो मैं ये डंडा तुम्हारे सर पर मारकर तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। बहुत सह लिया मैंने तुम लोगों के जुल्म सितम को, तो आगे मुझसे पंगा मत लेना, नहीं तो। मैं इतनी जोर से चीखी थी कि पंकज और उसकी माँ सहम गए थे। मैं घायल शेरनी की तरह बिखरी पड़ी थी। मेरी सास मेरे ये रूप देखकर डर गई और कमरे में जाकर बंद हो गई। उसके बाद मेरी सास ने बोलना कुछ कम कर दिया था क्योंकि वो डर गई थी। उन्हें लगने लगा था कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जब पंकज की माँ ने उसे भड़काना बंद कर दिया तो वो भी कुछ ठंडा पड़ गया था, लेकिन मैंने अपने आप को अब कमरे तक ही सीमित कर लिया था। मैं सिर्फ उसी समय कमरे से बाहर निकलती जब खाना बनाना होता। खाना बनाकर अपना खाना लेकर मैं कमरे में आ जाती।
और फिर कमरे से नहीं निकलती थी और ना ही मैं उन लोगों से कोई बात करती थी। एक दिन मैंने घर से भाग जाने का प्लान बनाया और मुझे जल्दी ही मौका भी मिल गया, क्योंकि मेरी सास के रिश्तेदारों के यहाँ शादी थी। मैं खराब तबीयत का बहाना करके घर में रुक गई। जब दोनों माँ बेटा शादी पर चले गए तो मैंने अपना बैग तैयार करके घर से निकल गई और उसी शहर चली गई जहाँ मैं पढ़ती थी। वो शहर और वहाँ के रास्ते मेरे लिए नए नहीं थे। मैं सीधी अपनी एक दोस्त के घर गई थी। मेरी दोस्त ने मुझे अपने घर में पनाह दी और कहा कि मैं तुम्हारे लिए जॉब ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। मैं 1-1.5 हफ्ता उसके घर रही। फिर उसके पापा ने अपने जानने वाले से कहकर मेरी एक इंटरनेशनल कंपनी में जॉब लगवा दी। मैं इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। इसी वजह से वो जॉब मुझे आसानी से मिल गई थी। जॉब शुरू होने के बाद मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो गई और मैं एक अच्छे वकील से बात करके तलाक का नोटिस भी पंकज के घर भिजवा चुकी थी, क्योंकि मैं जानती थी पंकज जैसा जाहिल इंसान आराम से मुझे नहीं छोड़ेगा। जब इस शहर में आई तो कुशाल की याद ने मुझे तड़पा कर रख दिया था। जब से शादी हुई थी मैंने कुशाल से सारे संबंध खत्म कर लिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि अब मेरी शादी हो गई है तो मैं अब कुशाल के बारे में सोचना भी पाप समझती थी। लेकिन पता नहीं क्यों मैं कुशाल को दिल से निकाल नहीं पाई थी। जी चाहता था कि कुशाल से एक बार बात करूं, लेकिन फिर सोचती थी कि मैं एक शादीशुदा लड़की हूं, वो भला मुझे क्यों प्यार करेगा और मुझे क्यों अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा। बस यही सोचकर मेरे हाथ रुक जाते थे। मुझे जॉब करते हुए जब 1 महीना पूरा हुआ तो कंपनी के मालिक ने मुझे ऑफिस में मीटिंग के लिए बुलाया। वो मेरे काम से बहुत खुश थे, लेकिन जब मैंने कंपनी ज्वाइन की थी उस समय वो विदेश में थे। इसी वजह से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। मेरे साथ काम करने वाले थे बता रहे थे कि ये कंपनी बिल्कुल नई है और यह यंग लड़का इसका ऑनर है, जो बहुत ही मेहनती और अच्छे दिल का मालिक है। मैं अपने बॉस से बगैर मिले ही उससे इम्प्रेस हो गई थी, क्योंकि मुझे यह भी पता चला था कि मेरे बॉस का संबंध पहले बहुत गरीब घराने से था और वह अपनी मेहनत के बलबूते पर यहाँ तक पहुँचा है। और फिर उस दिन मैं बहुत खुश हुई थी कि मैं अपने बॉस से पहली बार मिल रही थी। जब मैं उनके केबिन में गई तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो बिल्कुल ही जवान लड़का था। मुझे उससे मिलकर खुशी हुई कि हमारे नौजवान अब भी अपने फ्यूचर को लेकर इस कदर मैच्योर है। बॉस से मेरी पहली मुलाकात बहुत अच्छी रही। उन्होंने मेरे काम की बहुत तारीफ की और मेरी सैलरी में भी बढ़ोतरी कर दी। मैं उस दिन खुशी खुशी वापस हॉस्टल गई तो मेरे नाम से आए हुए तलाक के कागजात मुझे मिल गए थे। मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि पंकज जैसे जाहिल इंसान से मेरी जान छूट गई थी। अब मैं आज़ाद थी और अपनी ज़िंदगी का सही फैसला कर सकती थी। मैंने ना तो अपने माँ बाप से कोई कांटेक्ट किया था और ना ही उस आंटी से, क्योंकि मैं जानती थी कि वो सब लोग मेरे साथ वफादार नहीं थे। इसी वजह से मैं बस अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने लिए कोई अच्छा फैसला करना चाहती थी। कुछ दिन बाद बॉस ने मुझे दोबारा अपने ऑफिस में बुलाया और कुछ नए काम मेरे हवाले कर दिए। मैंने अपना बेस्ट देते हुए वह काम भी बड़े अच्छे तरीके से करके बॉस के सामने रख दिए तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने साथ लंच की ऑफ़र की। मैं कुछ हिचकिचा रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे अपना छोटा या बड़ा भाई समझ ले, मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे साथ लंच करेंगी। उनकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया और मुझे अपने दोनों भाई याद आ गए जो सालों पहले मुझसे बिछड़ गए थे। मैं बॉस के साथ लंच पर चली गई। उस दौरान उन्होंने मुझे मेरे बारे में पूछा तो मैंने अपने बारे में उन्हें शॉर्ट में थोड़ा सा बता दिया, लेकिन वह कहने लगे, पता नहीं क्यों आपसे मुझे एक अपनापन सा महसूस होता है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको दीदी कहकर पुकार सकता हूँ। मैंने खुशी से उनको इजाज़त दे दी। उन्होंने मुझे मेरा फ़ोन नंबर भी लिया और कहने लगे, जब भी कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे बिना झिझक कॉल कर लेना। उस दिन के बाद कभी कभी मेरी उनसे फ़ोन पर बात हो जाती थी। और फिर एक दिन जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई तो मैं ऑफिस नहीं गई तो मुझे बॉस की कॉल आई। वो कहने लगे कि मैं आपके हॉस्टल के बाहर बैठा हूँ, आप जल्दी से आ जाएं, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। मैंने पहले तो उनको मना किया मगर वो नहीं माने। फिर मैं नीचे उतर आई। मुझे बहुत तेज़ बुखार था। वो मुझे क्लिनिक पर ले गए। डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ दी।
वापसी पर उन्होंने मुझे खाने की ऑफ़र की। खाना खाने की बीच बातों बातों में उन्होंने मुझसे अपनी फैमिली का जिक्र किया। वो बताने लगे उनका संबंध एक गांव से है जो 5 बहन भाई हैं। उनके माँ बाप का देहांत हो चुका है, बहनों की शादियाँ हो गई हैं और बड़ा भाई भी शादीशुदा है, इसलिए वो शहर में अकेले ही रहते हैं। हाँ, लेकिन अपनी बहन और भाई से मिलने उनके घर जाते रहते हैं। मैं उनकी बातें सुनकर सोच में पड़ गई। उनसे पूछने लगी कि आपकी कितनी बहनें हैं। उन्होंने कहा कि मेरी 3 बहनें हैं, मगर सिर्फ 2 से मिलता हूँ क्योंकि मेरी एक बहन बचपन में ही खो गई थी। ये सुनकर मैं उठकर खड़ी हो गई और मैंने उसका नाम लेकर पुकारा। दरअसल मेरे बॉस का नाम तो वैभव था, मगर हम सब उसे विभू कहकर पुकारते थे। जब मैंने विभू कहा तो वो भी उठकर खड़े हो गए कि आप मेरी बहन शीतल दीदी हो। मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, मैं बस रोई जा रही थी। मेरे भाई ने मेरे सर पर हाथ रखकर चुप कराया और फिर सीधा अपने घर ले गया। उसने बताया कि जब तुम खो गई थी तो माँ पापा ने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली, मगर वो जब तक जिंदा रहे तुम्हें ढूंढने की कोशिश करते रहे और फिर तुमसे मिलने की उम्मीद लिए हुए इस दुनिया से चल गए। मैंने वैभव से बहनें और भाई का पूछा कि वो कहाँ है, कैसे हैं, तो उसने मुझे सबके बारे में बताया। मैंने कहा मुझे अपने बहन भाई से मिलना है। वैभव ने कहा भाई इसी शहर में रहते हैं, मैं तुम्हें उनसे मिलवाने ले चलूँगा। वो सभी इसी शहर में रहते हैं, सिर्फ बड़ी दीदी है जो गाँव में रहती है। मेरा दिल बड़ा बेचैन था सबसे मिलने के लिए, और मेरे लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि इस तरह अचानक मुझे मेरा परिवार मिल जाएगा। फिर वो मेरे बारे में पूछने लगा तो मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुना दी। सुनकर उसे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन फिर उसने भी भगवान का धन्यवाद किया कि मैं उससे मिल गई। उसने मुझे जॉब करने से मना कर दिया, कहने लगा अब तुम घर में बैठकर ऐश करो, तुम्हारा भाई है ना। ये सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। वैभव ने बड़े भाई को फ़ोन करके सारी बात बता दी और दोनों बहनों को फ़ोन करके बड़े भाई के घर पर ही बुला लिया। वीकेंड पर मुझे लेकर गया। हम सब एक दूसरे से मिलकर काफ़ी देर तक रोते रहे और बड़ी देर तक बातें करते रहे। बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी थी, उन्होंने हमें बड़े प्यार से ट्रीट किया। और जब एक दिन मेरी आगे की ज़िंदगी के बारे में पूछा कि मैं अब आगे क्या करना चाहती हूँ, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि मैं शादी करके सेटल हो जाऊँ, तो मेरे दिमाग में फिर से कुशालता का ख्याल आया था। मैंने वैभव से कहा कि मैं एक बार कुशाल से मिलना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों मेरे दिल में एक उम्मीद थी कि शायद कुशाल अब भी मुझसे मोहब्बत करता होगा, और इसी उम्मीद की आस पर मैं कुशाल से मिलने चली गई थी। वो अपने बाप का बिजनेस संभालने लगा था। मेरे पास उसका नंबर मौजूद था। मैंने उसे कॉल की। कॉल करते हुए मेरी उंगलियां काँप रही थी, लेकिन मैंने हिम्मत करते हुए उसका नंबर डायल कर दिया था। मेरी आवाज़ सुनकर वो खुश हो गया था। मैंने उसे मिलने के लिए एक होटल में बुलाया था। एक दूसरे को देखकर हम काफ़ी खुश हुए थे। कुशाल की आंखों में भी चमक आ गई थी। कॉफ़ी के दौरान मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन मेरी शादी और फिर तलाक की बात सुनकर पता नहीं कुशाल के चेहरे की चमक अचानक से गायब हो गई। वो कहने लगा दरअसल मेरे माँ बाप ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है, कुछ दिनों में मेरी शादी भी हो जाएगी। मैं समझ गई थी कि कुशाल एक शादीशुदा और फिर उसके बाद तलाकशुदा लड़की से शादी नहीं करना चाहता। मैंने भी अपने दिल के जज्बातों को तपक कर सुला दिया। जब कुशाल अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाला था तो मैं उसके कदम क्यों रोकती। मेरी बहन और भाइयों ने मेरे ऊपर बहुत जोर डाला कि मैं शादी कर लूं, लेकिन अब प्यार और शादी जैसे रिश्तों से मेरा दिल उठ चुका था। मैंने साफ मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करना चाहती। सबके लाख मनाने पर भी मैं नहीं मानी थी, और फिर बहनों और भाइयों को मेरी जिद के आगे हथियार डालने पड़े। कुछ ही समय बाद हम सब ने मिलकर वैभव की शादी की थी। इस शादी के फंक्शन मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार फंक्शन रहा, क्योंकि इस फंक्शन में मेरे परिवार मेरे साथ था। ज़िंदगी में कोई कमी नहीं, बस अंदर एक खालीपन सा महसूस होता है। शायद मैं कुशाल को अपने दिल से निकाल नहीं पाई और ना ही कभी निकाल पाऊँ। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।